दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दस्तक पर भी आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक ऐसी खबर के बारे में आज बात करनी है आपसे, जो फिर से एक बार जो है वो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो पोल है वो खोल रही है। और इस बार जो ये पोल खुली है वो दो सरकारी अफसर, दो सरकारी बाबुओं के बीच हुए एक पत्र व्यवहार के चलते खुली है। एक ऐसा पत्र, एक ऐसा रिपोर्ट जो एक अफसर ने अपने अपने सीनियर को लिखा, जो कि दोनों के बीच का था, लेकिन वो कैसे पता नहीं, लेकिन वो लीक हो गया। और वो लीक हो गया उसके बाद जो फिर से एक पोल खुली है वो है गुजरात के शिक्षा के स्वास्थ्य की। गुजरात में जो शिक्षा का स्वास्थ्य है उसको लेकर सालों से सवाल खड़े किए जाते हैं और बहुत सारे आंकड़े खुद गुजरात सरकार को ना चाहते हुए भी विधानसभा में जवाब देना पड़ता है। जब सेशन चल रहा होता है तब वहां भी कितने शिक्षक जो हैं उनकी कमी है, कितने रूम्स जो हैं वो अभी कम है, कितनी सरकारी स्कूलें जो हैं वो लगातार बंद होती जा रही है, कम होती जा रही है, कितनी कितनी ग्रांट एड्स इन जो स्कूल होती है वो कम होती जा रही है, सब उनको बताना पड़ रहा है। लेकिन ये उससे भी एक ऊपर है, सुपर सुपर वाला मामला हो गया भाई। ठीक है, इस खत में ये बताया गया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को जो मिल रही है शिक्षा, उसका स्तर सड़ा हुआ है। मतलब कि इतनी सड़न बैठ चुकी है इस गुजरात के शिक्षा के तंत्र में। एक अफसर जिसको जिम्मा दिया गया था, ये हमारे यहाँ जो प्रवेशोत्सव होता है ना, और गुणोत्सव भी होता है, हर चीज होती है हमारे यहाँ, और 20-20 साल से हो रहा है। जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने गुजरात में जो कुछ कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं उनमें से एक है प्रवेशोत्सव, जिसमें ये समर वेकेशन के बाद जो स्कूल शुरू होती है तो उसमें पहले कक्षा में दाखिला करवाने के लिए मंत्री जो है खुद जाते हैं, अफसर भी खुद जाते हैं गुजरात के कोने कोने। तो वो अभी उसका समय था, मई महीना पूरा हुआ, जून शुरू हुआ तो प्रवेशोत्सव हो रहा था। तो ये लगातार खड़ी की जा रही फोटो अपॉर्चुनिटीज के बावजूद, जब तक नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, वो हर एक साल जो है वो कोई ना कोई एक ऐसे गांव में जाते थे और वहां पे वो बच्चों का प्रवेश करवाते थे, दाखिला करवाते थे और फिर उनके साथ बात करते थे। वैसे ही जो है वो साल में एक बार समय निकाल के गुणोत्सव जो होता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा दी जा रही है, वो साबित करने के प्रयास के तौर पर वो एक वो उत्सव जो है वो उसका आयोजन हुआ करता था। अब ये बात कर रहे हैं हम प्रवेशोत्सव की, और मैं बात कर रहा हूं आपको अभी एक ऐसे अफसर की जिसने खत लिखा अपने अपने रिपोर्ट को लेकर कि उसने जाके, जब वो गए, उनको भेजा गया शिक्षा का स्तर देखने के लिए, तो उनको शिक्षा का स्तर कैसा लगा वो बड़ा उन्होंने बेहिचक होके, बेबाक होके लिखा वो खत लीक हो गया। मैं पूरी बात विस्तार से बताता हूं आपको। वो जो आईएएस अफसर है उनका नाम है धवल पटेल साहब। धवल पटेल जो है उनकी जो मूलतः जो जिम्मेदारी है वो तो है भूस्तर विज्ञान और जो मिनरल्स होते हैं उसके, उस डिपार्टमेंट के वो कमिश्नर हैं, माइनिंग के और जियोलॉजी के, उसके वो कमिश्नर हैं। तो हालांकि शिक्षा से सीधा उनका कोई ताल्लुक नहीं है, शिक्षा विभाग से, लेकिन क्योंकि अलग अलग अफसरों को अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोने में भेजा जा रहा है वो देखने के लिए, व्यवस्था के भागरूप, तो उनको भेजा गया। अब उनको जो भेजा गया वो आदिवासी इलाकों में भेजा गया गुजरात के। छोटा उदयपुर जो है हमारा एक आदिवासी इलाका है जहां पे उनकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट का कुछ सार है मेरे पास से, मैं पहले आपको सुना देता हूं कि धवल पटेल जो आईएएस है, जो कि जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के विभाग के कमिश्नर है, वो जब गए छोटा उदयपुर और वहां जाके उन्होंने जो देखा और जो खत लिखा है उसका मैं कुछ सारांश आपको पढ़ के सुनाता हूं, पहले आप उसको सुन लीजिए थोड़ा। वो लिख रहे हैं, उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा सचिव को खत लिखा, ठीक है, और खत लिखा तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो है वो इतना
गिरा हुआ है कि इसके बारे में मतलब कहते हुए शर्म आ रही है। कह रहे हैं कि कक्षा 8 में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी मातृभाषा को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, वो अगर मैथ की बात करें तो वो ना तो जो है मतलब मैथ, बेसिक मैथ जो होता है ना, आपने जो बेसिक मैथ करना होता है, प्लस माइनस डिवाइड करना होता है या उसका गुणाकार करना होता है, वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, कहा कि छोटा उदयपुर में 5 स्कूल्स जो है उनकी विजिट की थी, उनमें से एक जो विद्यार्थी, एक स्कूल है वो, वहां उनको ऐसा एक विद्यार्थी मिला या कुछ विद्यार्थी मिले जो उनको सिखाया जा रहा था उसका ठीक से जवाब दे पा रहे थे, सिर्फ एक स्कूल। और उन्होंने फिर अपने रिपोर्ट में जो आगे लिखा है उसका मैं जो आपको सार बता रहा हूं वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि गरीब आदिवासी बच्चों के पास शिक्षा के अन्य कोई विकल्प नहीं होते, वो निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते और ना ही वहां उतना कोई निजी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और अगर हो भी तब भी ये वो फीस भर के वहां पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए सरकारी स्कूलों में मिल रही शिक्षा है वही एकमात्र उनके पास चारा है, विकल्प है, जिससे वो अपना शिक्षा जो है वो अपनी ठीक से पा सके और अपने आने वाले जीवन में कुछ और भी कर सके। लिखते हैं ये धवल पटेल साहब, मैं इसको बताता हूं आपको। अब ऐसी स्थिति में वो लिखते हैं, उनके शब्द हैं, ऐसी स्थिति में हम ये जो सड़ी हुई शिक्षा दे रहे हैं, वो इस तरह की शिक्षा देकर हम इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं, और इस तरह की शिक्षा देके हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये लोग कभी भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ ना पाए। यही करते रहे जो उनके पिता, उनके दादा परदादा जो कर रहे हैं वही करते हैं, मजदूरी करते हैं और कुछ न करें, बस ये हमने सुनिश्चित कर दिया है। ये धवल पटेल ने अपने उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि ये जो आदिवासी पेरेंट्स जो हैं वो सरकार पर आधारित हैं, सरकारी शिक्षा पर आधारित हैं, और वो अंधे मतलब एक ब्लाइंड फेथ रखते हुए वो जो भरोसा कर रहे हैं उनके साथ ये छल करना, ये लिखा है, इनके साथ ये छल करना वो नैतिक अधपतन की पराकाष्ठा है। और भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं और पूर्त मात्रा में शिक्षक का न होना भी एक कारण है, लेकिन जहां ये भी पाया गया है कि चलिए भौतिक सुविधा भी है और शिक्षक भी पूर्ति मात्रा में है, वहां भी अगर ये हालत देखी जाए तो इससे बड़ी कोई दुख की बात हो नहीं सकती है। आगे उन्होंने लिखा है कि वही प्राथमिक शिक्षा को लेकर ये पूरा ही लिखा है कि धोरण 8 का विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं रहा है, उसको मैथ्स की बेसिक जो है वो चीजें आ नहीं रही है। वार्षिक कसौटी जो होती है, परीक्षा जो ली जाती है, कह रहे हैं कि सब लोग सामूहिक रूप से जो है वो कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके जो है ये पास अगली कक्षा में उनको जो है वो जा रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रंगपुर नाम की एक जो वहां की जो एक प्राथमिक शाला है, स्कूल है, वहां शिक्षा की स्थिति जो है उनको ठीक लगी है। वहां के बच्चे जो हैं सवाल जवाब में भी ठीक ठाक उत्तर देने में सफल रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि एक तो ऐसी स्कूल देखी है वहां पे उन्होंने कि उनको जब पूछा गया कि दिन का विरोधार्थी शब्द क्या होता है, अब हम सब जानते हैं, कोई भी बोल देगा कि दिन का विरोधार्थी रात होता है और रात का विरोधार्थी दिन होता है। कह रहे कि इसका जवाब भी वो दे नहीं पा रहे। ये गजब की बात है। कह रहे कि दिन का विरोधार्थी जो शब्द पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन अगर जब उनकी कॉपी को चेक किया गया तो वहां उन्होंने जवाब सही लिखा हुआ है। ये दर्शाता है कि ये एक्चुअली जब उनके अपने आंसर पेपर बुक चेक किया गया तो कहा कि वहां तो सही जवाब लिखा है, लेकिन जब पूछा गया तो उनको पता नहीं है, तो मतलब कि पूरा जो है कॉपी किया हुआ है। ठीक है, धोरण कक्षा 8 में पढ़ती एक विद्यार्थिनी है, उसको भारत का नक्शा दिखाया गया और पूछा गया कि हिमालय जो है गुजरात की किस ओर है, तो उसको ये भी पता नहीं कि गुजरात कहां है, तो हिमालय की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, एक छोटा उदयपुर के वढवाण की जो प्राथमिक स्कूल है उसकी कक्षा 5 की विद्यार्थी जो है वो मैथ्स से उनका कोई लेन देन है ही नहीं।
अच्छा, एक प्रश्न पत्र में एक सवाल था, उसके जवाब में नींबू का शरबत कैसे बनाया जाएगा, अंग्रेजी का पेपर था, तो पूछा गया था कि आप नींबू का शरबत कैसे बनाएंगे, तो उसको बहुत बढ़िया से उसका जवाब लिखा हुआ था अंग्रेजी में। ठीक है, वो अंग्रेजी का ABCD पढ़ने में वो विद्यार्थी असमर्थ था। तो मतलब ये है कि ये चोरी करवाई गई है, कॉपी करवाई गई है और शिक्षकों ने खुद इनको करवाई है। ये उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में सार के रूप में ये लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जो जामली करके प्राथमिक का स्कूल है, वहां पे शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न कक्षा का। कक्षा 4 की एक बच्ची को कहा कि आप ऐड करिए, मतलब मैथमेटिक्स में ऐड 4+4 बोला होगा या कुछ कहा होगा कि इसको ऐड करके बताइए कि जवाब क्या आता है। ठीक है, तो जवाब देने के बजाय जो है वो रोने लगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और विरुद्धार्थी शब्द के जवाब पूछे, वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है उसने वहां उस प्रश्न को समझाया भी, लेकिन वो उनको पता ही नहीं था तो जवाब क्या देते वो। ठीक है, और बोला कि यही स्थिति जो है वो हर स्कूलों में देखने को मिली, एक स्कूल को छोड़ के। तो ये बड़ी करुण स्थिति है। इसको लेकर अब विपक्ष जो है वो, वैसे कांग्रेस में तो बहुत अच्छे कुछ शिक्षाविद लोग हैं, वो काफी लंबे अरसे से गुजरात की शिक्षा में जो एक बहुत बड़ा एक खोखलापन है उसको उजागर करते रहते हैं, लेकिन ये लोग इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आज तो कुछ सरकारी अफसर का, जिसको भेजा गया था इंस्पेक्शन के लिए और जो शिक्षा विभाग से कोई संबंध भी नहीं रखता है, उसने जब ये रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट लीक हुआ, फिर उसके बाद ये चर्चा आज हो रही है। और इसमें देखते हैं कि मनीष दोशी जो अपने आप में खुद एक अच्छे शिक्षाविद हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है प्रदेश के, वो क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। गुजराती में कहेंगे कुछ, इसके अगर ऊपर की बात होगी तो मैं आपको उसका हिंदी में भाषांतर करके भावानुवाद करके सुना दूंगा। गुजरात में दर वर्षे प्रवेश उत्सव की एक नवी योजना 20 वर्षथी आ कार्यक्रम चाले અને સરકાર જ્યારે પ્રવેશ ઉત્સવ થવાનો ત્યારે મોટી મોટી જાહેરાતો ની કરે, પ્રવેશ ઉત્સવ થાય, ગુજરાતના બાળકોને શિક્ષણનો અધિકાર મળે, એ આવકારદાયક બાબત છે। પણ પ્રવેશ ઉત્સવ દરમિયાન અને પ્રવેશ ઉત્સવ પહેલા અને પછી કાયમી ગુલાબી પિક્ચર રજૂ કરતી ભાજપાની ભ્રષ્ટ સરકાર અને એનો શિક્ષણ વિભાગ, એની આજે ખુલ્લેઆમ સમગ્ર પોલ ખુલી ગઈ છે। અને આ પોલ રાજ્યના સંધિ અધિકારી જેઓ મૂલ્યાંકન માટે પ્રવેશ ઉત્સવમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગયા હતા, આદિવાસી વિસ્તારમાં ગયા હતા, ત્યારે છોટાઉદેપુરની 6 શાળાનું એમણે મૂલ્યાંકન કર્યું, એમાંથી 5 શાળામાં નિમ્ન સ્તરની શિક્ષણ વ્યવસ્થા, સુવિધાનો અભાવ, દયનીય પરિસ્થિતિ, આ એમના પત્રની અંદરના શબ્દો છે। સંવેદનશીલ અધિકારીએ પોતે જે રીતે રાજ્યની શિક્ષણ વ્યવસ્થા માટે મૂલ્યાંકન કરીને આપ્યું, મને હું અભિનંદન આપું છું અધિકારીને કે એમણે રાજ્યની શિક્ષણ વ્યવસ્થા માટે સાચું અને સત્ય પિક્ચર સરકાર સમક્ષ મૂક્યું। બીજા અધિકારીઓએ પણ કર્યું, પણ એમનો હજી બહાર નહીં આવે। અને જે રીતે સરકાર કોઈ પણ ઘટના બહાર આવે, હકીકત ને સત્ય ખાસ સામે આવે, ત્યારે સરકાર હંમેશા લીપાથોપી કરે। પ્રવક્તા મંત્રી હોય કે બીજા મંત્રીઓ કામે લાગ્યા છે। હું આપ સૌના માધ્યમથી સરકારને પણ વિનંતી કરું છું કે છોટાઉદેપુર એટલે કે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી આદિવાસી બાળકો, ગરીબ બાળકો જેને શિક્ષણનો અધિકાર અનિવાર્ય છે એમના જીવનમાં પરિવર્તન માટે, પણ સરકાર સંપૂર્ણપણે ઊણી ઉતરીને જાણી જોઈને તેમને શિક્ષણના અધિકારથી વંચિત રાખતા હોય તેવું સામે આવ્યું છે। અમે વારંવાર કહેતા આવ્યા છીએ કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે, વિધાનસભાના પટલ ઉપર અમારા ધારાસભ્યો હોય કે વિધાનસભાની બહાર અમે હંમેશા કીધું છે, જે સરકારના આંકડા આવ્યા છે 32,000 જેટલા શિક્ષકોની જગ્યા લાંબા સમયથી ખાલી છે। જ્ઞાન સેતુ પ્રોજેક્ટ લાવે, જ્ઞાન સેના લાવે, પણ જ્ઞાન આપનાર શિક્ષક જ ન હોય તેનો સેતુ વિદ્યાર્થી સાથે કેવી રીતે બને કે એની સાધના વિદ્યાર્થીની કેવી રીતે થઈ શકે, એ મોટો પ્રશ્ન સરકાર સમજવા તૈયાર નથી। ત્યારે માનનીય ધવલભાઈ પટેલે જે પત્ર લખ્યો છે એમાં એમને એક સરસ વાત એ પણ લખી છે કે રંગપુરની શાળાનું સુંદર વ્યવસ્થા હતી, તો એને પણ અભિનંદન આપું છું એ શિક્ષક દળને। પણ મારા સરકારને પ્રશ્ન છે કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ પ્રમાણે 75,000 જેટલા શિક્ષકોની જરૂર છે, તો સરકાર ક્યારે શિક્ષકોની ભરતી કરશે?
શિક્ષણની અધોગતિ માટે સરકાર ક્યારે જવાબદારી સ્વીકારશે? સરકાર વારંવાર અરીસો સાફ કરે છે, પણ ગાંધીનગરમાં શિક્ષણ વિભાગ જે ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટરના ચશ્મા ઉપર ધૂળ લાગી છે, ચશ્મા ક્યારે સાફ કરીને સાચી હકીકત જોતા સ્વીકારશે? અને ધવલભાઈ પટેલે જે હિંમત દાખવી એવી બાકીના અધિકારીઓએ પણ ઘણા બધા હિંમત દાખવીને સંવેદનશીલતા દાખવી હશે, તો તમામનો સર્વગ્રાહી રિપોર્ટ ગુજરાતની જનતા સમક્ષ આવવો જોઈએ. આ ગુજરાતમાં 1261 શાળાઓ એક શિક્ષકથી ચાલી રહી છે. 14,562 એવી શાળાઓ છે જે એક વર્ગખંડમાં એક કરતા વધુ ધોરણના વિદ્યાર્થીને અભ્યાસ કરવો પડે છે. આ સ્થિતિ છતાં સરકાર શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવાને બદલે ગ્રામ્ય વિસ્તારની 5,612 શાળાઓને તાળા મારવાનું પાપ કરવા પણ આ સરકાર જઈ રહી છે. ત્યારે પુનઃ હું માંગ કરું છું કોંગ્રેસ પક્ષ વતી અને રાજ્યના નાગરિક તરીકે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની શાળાઓમાં શિક્ષણના અધિકાર માટે સરકાર ધ્યાન આપે. જે ગુજરાત 95-2000 સુધી સમગ્ર દેશમાં 9મા અને 11મા ક્રમાંક હતું, એ ગુજરાત આજે શિક્ષણમાં 19મા અને 21મા ક્રમાંકે ધકેલાઈ ગયું. એની એ પાપ માટે કોઈ જવાબદાર હોય, શિક્ષણની અધોગતિ માટે જે જવાબદાર હોય તે ભાજપાનો ભ્રષ્ટ શિક્ષણ વિભાગ છે. मनीष दोषी का कुल मिला के जो कहना था वो ये था कि एक तो उन्होंने वो जो आईएएस अफसर है उनकी ईमानदारी को कहा कि ये बड़ी प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो बेबाक होकर जो वास्तविकता थी वो बताई. उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि अगर हो सके, हम तो आशा करते हैं कि दूसरे भी जो अफसर गए होंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलाकों में गुजरात के, तो उन्होंने भी जो है वास्तविकता का ही बयान अपने रिपोर्ट में किया होगा, ताकि इस राज्य की सरकार की आंख और कान दोनों खुल सके. और उन्होंने ये कहा कि वो जो लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई 14,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल से वहां जहां एक ही वर्ग में लोग बच्चे पढ़ते हैं, या कितने हजारों की तादाद में जो है वो एक आंकड़ा था पिछले 22,000 के आसपास का था, कितने जो शिक्षक है उसकी कमी है. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, वो भी एक चक्कर है, लफड़ा है कि मरम्मतें ठीक से हो नहीं रही है, नए वर्गखंड जो है इतने बढ़ नहीं रहे, वो सब चीजें उन्होंने कही. तो खैर वो तो है ही है. उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी जो है अपने बात इस मुद्दे पर रखी है. ईशुदान गढ़वी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा गुजराती में है, लेकिन जरूरी जितना होगा मैं उसका भावानुवाद कर दूंगा, आप इनको सुन लीजिए. एक आईएएस अधिकारीए हिम्मत करी અને પત્ર લખ્યો છે, એમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે છોટાઉદેપુરની પ્રાથમિક શાળાઓમાં બહુ જ સ્થિતિ દયનીય છે એજ્યુકેશનની, ભણતરની. આદિવાસી સમાજના બાળકોને આપણે શું આપી રહ્યા છીએ? ખરેખર આદિવાસી સમાજ સાથે અન્યાય કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ મારે એમાં એક વાક્ય જોડવું છે કે ન માત્ર છોટાઉદેપુરની ઘટના છે, આખા આદિવાસી સમાજમાં પણ આ સ્થિતિ છે. આખા આદિવાસી વિસ્તારમાં આ સ્થિતિ છે. કોઈ શાળા સારી નથી. એટલું જ નહીં, ભાજપે મોટું ષડયંત્ર રચ્યું છે કે આદિવાસી સમાજના બાળકો જો અભણ રહે, બરોબર ભણે નહીં, તો કાયમી મજૂર રહે. અને આના માટે જવાબદાર કોણ છે? 28 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે અને ભાજપની સરકારમાં આદિવાસી સમાજના મંત્રીઓ પણ છે. મંત્રીઓ કદાચ માલામાલ થઈ ગયા હશે, પરંતુ આદિવાસી સમાજના, ગરીબ આદિવાસી સમાજના દીકરાઓ દીકરીઓ કાયમી અભણ રહે છે ને એટલે બધા મજૂરીઓ કરે છે. આખા ગુજરાતમાં આમ તો શિક્ષણની સ્થિતિ આ છે. પ્રાઇવેટ શાળાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને ઘણા ભાજપના નેતાઓની પ્રાઇવેટ શાળાઓમાં વધારે ફીસ આપીને લોકો મજબૂરીએ ભણાવવા તૈયાર થાય, એ માટેનું ષડયંત્ર મને લાગી રહ્યું છે, જેના કારણે સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની એટલી ઘટ છે કે ભરતી જ નથી કરતા. મોટા ભાગની શિક્ષણ વ્યવસ્થા કથળેલી છે. મારે બહુ સ્પષ્ટ જનતાને પણ કહેવું છે કે આજે તમે નહીં જાગો, તમે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ભાજપ મત માંગવા આવશે, લોકસભામાં હમણાં મત માંગવા આવશે, હમણાં તમે 156 આપી, આટલા બધા પેપર ફૂટ્યા, શિક્ષણ વ્યવસ્થા તળિયે કરી દીધી, મોંઘી ફી કરી દીધી, છતાંય તમે એને 156 આપી. એટલે ભાજપવાળાને એવું થયું જેટલી શાળાઓ અમે બંધ કરી અને પ્રાઇવેટને પ્રોત્સાહન આપીએ, જેટલું લૂંટીએ એટલી વધારે મત મળે છે. તો મારે વિનંતી છે. ईशुदान गढ़वी कह रहे थे वही कमोबेश वही बात थी जो मनीष दोषी कह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि ये सिर्फ छोटाउदेपुर नहीं है, ये पूरे आदिवासी इलाकों की स्थिति है शिक्षा के स्तर को लेकर. और मैं क्योंकि बहुत कुछ ग्राउंड वर्क और फील्ड वर्क में मैंने किया हुआ है, तो मैं अपना खुद का अनुभव भी बता सकता हूँ आपको. ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की स्थिति कभी भी ये पिछले
अगर जब से ये निजीकरण का जोर शुरू हुआ गुजरात में, ये जो मनीष जोशी कह रहे थे कि 2000 तक तो सब ठीक था, वैसे सरकारी स्कूल की जो स्थिति थी वो ठीक थी, शिक्षा का स्तर भी ठीक था। मैं भी जो है आज से 40 साल पहले सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था, प्राथमिक स्कूल में, और मेरी पीढ़ी के ऑलमोस्ट सभी लोग जो है शायद उस समय सरकारी स्कूल में ही पढ़े होंगे। पर उसके बाद धीरे धीरे वो स्तर जो है वो उसका जो वो कम होता गया, लेकिन 2000 तक फिर भी ठीक था। उसके बाद तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार 2001 में बनी, उसके बाद फिर शिक्षा का जो निजीकरण दौर एक शुरू हुआ है, उस दौर में सरकारी शिक्षा जो है वो उसकी हालत पतली से पतली होती रही है, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आपको याद हो अगर, तो हमने कुछ 4-1 महीना पहले स्वामी निजानंद गिरी करके एक संत हैं जो कि शिक्षा और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वही ये आदिवासी जो छोटा उदयपुर बता रहे हैं वही वहां और नर्मदा में वो काम कर रहे हैं। और उनका हमने एक बार इंटरव्यू किया था, साक्षात्कार किया था, उन्होंने भी जो बताया था शिक्षा की स्थिति को लेकर वो वही थी। तो ये रिपोर्ट जो है धवल पटेल का, वो वही बात कह रहा है जो निजानंद गिरी अपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले वो बोल चुके हैं। तो यही है, तो मतलब हाथी के दांत है भैया, दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। तो शिक्षा का स्तर जो है उसकी पोल खोल दी गई। सरकारी अफसर ने खत लिखा, खत लीक हुआ, जैसे पर्चे लीक होते हैं, खत भी लीक हुआ, रिपोर्ट जो है वो भी लीक हुआ। तो लीक होने के बाद जो आज बात चली हुई ये हमने आपको बता दी। अब आपको इस पूरी खबर को सुनकर देखकर क्या लगा, आप क्या सोच रहे हैं, अपने विचार जो है इस नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताइएगा। और बात हमारी अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके उतना, ताकि और जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए। और फिर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो अभी कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों को करवाइए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।